बात कर रहे हैं एक अच्छी हैंड राइटिंग के बारे में। तो हैंड राइटिंग इज़ अ शॉर्ट एंड लॉस्ट आर्ट टुडे। मतलब कि जो हैंड राइटिंग है आपकी, एक ये आपका एक शॉर्ट आर्ट है, मतलब कि एक छोटा आर्ट है, एक आर्ट आप इसे कह सकते हैं। एंड लॉस्ट मतलब कि ये लॉस्ट होता जा रहा है, ये खोता जा रहा है, अपनी जो विशेषता है ये खोता जा रहा है हैंड राइटिंग। It has fallen on evil days formerly. A good deal of attention was paid to handwriting, but now nobody seems to think that good handwriting to do with sound education। मतलब कि जहाँ तक साउंड एजुकेशन की बात है तो हैंडराइटिंग का जो महत्व है वो खोता जा रहा है। क्योंकि एक हैंडराइटिंग जो है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अच्छी डील हो सकती थी, पर यहाँ पे जो है ये अपनी महत्वता खोती जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब है कि आप पूरा डेकोरेट करके लिखें चीज़ों को, पूरा उसमें फूल पत्ती सब कुछ बना के, नहीं, ये मतलब नहीं है। एक अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि आप ऐसा लिखें कि सामने वाला उसे समझ सके, उसे पढ़ सके। उचित स्पेस होना चाहिए उसमें, शब्दों के बीच जो है कि आप कितने कैसा गैप रख रहे हैं शब्दों में, शब्दों को सही तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, एक अच्छी लिखावट की विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद है आपका कि डिफाइन मेथड। मतलब मेथड को डिफाइन कीजिए, विधियों को डिफाइन कीजिए। मतलब कि विधियाँ कैसे आपके शिक्षण में महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। मतलब कि विधियों से जो टीचिंग मेथड, मतलब कि विधियों का जो शिक्षण है, जो स्टाइल एक तरीका है ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। मतलब कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो थीम है, आपको जो क्लास में पढ़ाना है, उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ रहे हैं। तो मेथड क्या करता है, मेथड एक तरीका है ताकि आप जो कंटेंट है आपके पास में, वो बच्चे को किस प्रकार से समझा रहे हैं और सारे बच्चे उस बात को कैसे समझ रहे हैं, आपके कंटेंट को कैसे समझ रहे हैं, इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, मतलब एक विधि है। उसके बाद है डिफाइन अप्रोच। अप्रोच को डिफाइन करना है तो अप्रोच क्या है, द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग और मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। टेक्निकली द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड एन अप्रोच। मतलब कि ये एक प्रोसीजर है जो कि मतलब कि अप्रोच क्या है, अप्रोच जो है आप क्लास में कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाते हुए कैसे टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे विधियां विकसित कर रहे हैं कि बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्टेड हैं और आपकी तरफ पढ़ाए जाने वाली चीज़ों को वो अच्छे से समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है और सारे बच्चे क्लास में रुचि ले रहे हैं। किस किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं कि सारे बच्चे सम्मिलित रूप से अपनी सहयोगिता दे रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ भी रहे हैं, उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। और अगर उन्हें कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, आप किस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम है उनका निदान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है मतलब कि इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप कैसे बच्चे को सारी चीज़ें बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही हैं। उसके बाद है आपका कि राइट डाउन द टू प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच के दो प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं। तो पहला तो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी रेदर दैन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर। मतलब कि बच्चे की जो गतिविधि है, टीचर की गतिविधि से ज़्यादा बच्चे की गतिविधि को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बच्चे की गतिविधि को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। मतलब कि बच्चे की गतिविधि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक शिक्षक की गतिविधि से। उसके बाद सेकंड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच फॉर फॉर्मली फिक्सिंग वर्ड। मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, मतलब कि बोलने की जो मतलब कि स्पीच जो है जिसमें महत्वपूर्ण बताया गया है, बोलने के तरीके को महत्वपूर्ण बताया गया है। फॉर फर्मली फिक्सिंग वर्ड के मतलब किस बच्चा किस तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहा है, किस तरीके से वो वर्ड्स को बोल रहा है, वर्ड्स को पढ़ रहा है, कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का अदर नेम क्या है, तो इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था पढ़ाते हुए। स्ट्रक्चरल अप्रोच को ओरल अप्रोच भी कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की मीनिंग क्या है, तो ये है इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न। मतलब कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब ये है कि शब्दों का जो अरेंजमेंट है
इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न, मतलब कि एक पैटर्न के तरीके से करना, मतलब कि कहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को सेंटेंस में ऐसे अरेंज करना कि वो एक सुटेबल पैटर्न लगे, मतलब एक सही जो विधि आप अपना रहे हैं चीज़ों को सही क्रम में रखने का, ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच में आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स से आपका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ऑल दोज मटेरियल विच फंक्शन एज एड्स बाय अपीलिंग टू आइज ओनली आर कॉल्ड विजुअल एड्स। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हम आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि आंखों से देखी जा सकती हैं, वो आपकी विजुअल एड्स में आ जाएंगी। आंखों से देखे जाने वालों का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे जो है ऑडियो का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ देखी जाने वाली चीज़ें, मतलब जिन जिन एड्स को हम देख सकते हैं, यानी दृश्य जो सामग्रियाँ होती हैं वो हमारी विजुअल एड्स में आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स, चार्ट, ये सारे हमारे विजुअल एड्स में आ जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा कि टू यूजेस ऑफ फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड के दो यूज़ क्या हैं? इट कैन बी यूज फॉर प्रिपेरेटरी रीडिंग, मतलब कि प्रिपेरेटरी रीडिंग का ये मतलब है कि प्रारंभिक जो शिक्षण आप बच्चे का कराते हैं उस समय इसका प्रयोग होता है। मतलब कि प्राथमिक शिक्षण जब आप बच्चे का कराते हैं, प्राथमिक रीडिंग जब आप कराते हैं बच्चे की, पढ़ना स्टार्ट जब बच्चा करता है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। मतलब कि बच्चे की प्राथमिक कक्षा के लिए, जब बच्चे का शुरुआती कक्षा होती है, जब पहली कक्षा होती है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर मैचिंग वर्ड्स विथ पिक्चर्स। मतलब कि इसका जो यूज़ है वो पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ मैच करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसमें आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए इसी रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपकी रिलेटिव्स या किसी के पास में जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।